आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूं अपने खास प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक के साथ। हमारी आज की पेशकश में बात प्रधानमंत्री आवास योजना की। जी हां, हमारे मुल्क में कमज़ोर इनकम ग्रुप के लोगों की पक्के घर की ज़रूरत को पूरा करने का काम काफ़ी ज़माने से चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और रूरल अपनी तरह का बिल्कुल नया कंसेप्ट है जो लाखों गरीब लोगों को सिर छुपाने के लिए पक्का और मजबूत घर गांव और शहर दोनों जगह प्रोवाइड करवा रहा है। एक अंदाजा के मुताबिक ये स्कीम इस वक्त 4,618 शहरों और शहरी अर्बन बॉडीज का अहाता करती है, जिसमें भारत के तमाम मेट्रोपॉलिटन इलाके भी शामिल हैं। अब जानकारी से कामयाबी तक में ये समझना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से वो कौन कौन से लोग हैं जो फ़ायदा उठा सकते हैं और उनके लिए हमें करना क्या है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, सोशियोलॉजिस्ट और IIPA में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर साकेत बिहारी। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और अमिताभ रंजन, रजिस्ट्रार IIPA। आप दोनों का ही हम वेलकम करते हैं स्टूडियो में। और अमिताभ रंजन जी, पहले मैं आप ही से जानना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना तो हमारे देश में है, काफ़ी पहले से है, लेकिन बावजूद उसके भी कुछ उसमें या तो खामियां पाई गई होंगी या उसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ दिक्कतें पेश आई होंगी, और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसको एक एडवांस वर्जन के तौर पर हम प्रधानमंत्री आवास योजना को अब देख रहे हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो नए अपने एक तरह से मॉड्यूल में है, वो क्या है और वो कैसे ज़्यादा बेनिफिशरी है, हमारे व्यूअर्स को बताइए। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस कार्यक्रम जानकारी से कामयाबी तक में बुलाने के लिए। मीनाक्षी जी और पूरे दूरदर्शन उर्दू न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि बहुत पहले से दूसरे स्वरूपों में चल रही थी, लेकिन अपने अनुभवों से सीख कर उसको मॉडिफाई करके प्रधानमंत्री आवास योजना का नया संस्करण 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था और 2015 से वो योजना चल रही है। और उस योजना में ये था कि 31 मार्च 2022 तक पक्के घरों का निर्माण जो शहरी क्षेत्रों में जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, पुअर हैं, EWS के लोग हैं या लोअर इनकम ग्रुप के MIG 1, MIG 2, ये सारे लोग हैं, उनको पक्के घरों की सुविधाएं उपलब्ध कराने के संदर्भ में था। 31 मार्च को ख़त्म होने वाली योजना को जब तक सैंक्शन घर हैं उनको 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। साथ ही साथ सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना 2 का भी उद्घाटन किया गया, लॉन्च किया गया है उसको, जो कि 5 वर्षों के लिए है। और अर्बन सेक्टर में, शहरी क्षेत्रों में इसके लिए काफ़ी अच्छा आउटले है जो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। और 2024-25 में इस योजना के लिए 54,000 करोड़ रुपए भी या उससे ज़्यादा ही रिलीज़ किए गए थे इस योजना की सफलता के लिए कि सभी को मिले। अब जैसे EWS के लोग हैं, अब प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2 के जो कंपोनेंट्स हैं काफ़ी सारे, जैसे कि BLC है, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, या फिर आपका ISSR, इन सीटू स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, या फिर ISS इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है जो कि पहले क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम थी CLSS, उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। या फिर एक दो नए कंपोनेंट भी हैं जैसे AHP, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, या फिर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स AHRC। ये सारी बहुत सारी नए योजनाओं को भी इसमें लागू किया गया है, जो कि इनकॉर्पोरेट किया गया है, सम्मिलित किया गया है। और साथ में काफ़ी अच्छे फॉर्म में इसको फिलिप दिया गया है कि बहुत स्पीडली ये काम करे। और इसमें बहुत सारे चीज़ों का, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखा गया है, ग्रीन ट्रांजिशन, एनर्जी सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना 2 है, इसको इसमें आप ये मान के चलिए कि ये सिर्फ एक छत नहीं है, बल्कि इसमें संकल्पना है एक घर की, कि बेनिफिशियरी को घर मिले। और घर मिले तो उसके लिए जो सारी ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, टॉयलेट है, किचन है, ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी और तभी वो घर बनेगा। तो इन सुविधाओं का ध्यान रखा गया है इसमें। साथ में जो नए टेक्नोलॉजी हैं, नए टेक्निक्स हैं, जिससे कि घर को जो थर्मल प्रूफ बनाया जाए कि उसकी हीटिंग जो हो बहुत ज़्यादा ना हो, कि उस घरों में ऐसे अप्लायंसेस हों जिनसे कि बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान न पहुँचे। बिल्कुल, और बिल्कुल। आपका सॉलिड वेस्ट
जो उसका परिमार्जन है उसका भी ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ जैसे कि अब आपकी प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना है, उसका भी ध्यान रखा गया है कि उसका भी फ़ायदा मिले बेनिफिशियरी को, और सोलर एनर्जी का उत्पादन भी हो, साथ में हमारा एनर्जी रिडक्शन भी हो, जिससे कि एनवायरनमेंट को भी कम नुकसान पहुंचे और हमारी एनर्जी की ज़रूरतें कम हो सकें। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान इसमें रखा गया है। तो इस तरीके से फुल प्रूफ हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से इसकी डिज़ाइनिंग की गई है, लेकिन क्योंकि इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स हैं तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे इस अपने प्रोग्राम में। डॉक्टर साकेत बिहारी जी, आपसे भी मैं यही समझना चाहती हूँ कि इसमें एक तो अर्बन जो पॉपुलेशन है उसको भी ऐड ऑन करने की, उसको भी शामिल करने की बात है। हमने जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें देखा है, और उसमें एक डिज़ाइनिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर जो चीज़ें देखी हैं वो कोई बहुत उस तरह से तो नहीं नज़र आती हैं जैसा जिसका कि जिक्र अभी प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 जो है उसके तहत अगर हम देखें तो देयर इज़ अ डिफरेंस। तो अभी हम ये मानकर चलें कि जो ये नई योजना है इसी के इम्प्लीमेंटेशन के, इसी के एग्जीक्यूशन की पहले हम बात करें, उसके बाद फिर हम जो रिन्यूअल या फिर एड ऑन जो और चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में हमें, क्योंकि सेमी अर्बन, रूरल और इसमें सब समाहित है, शामिल है। बिल्कुल। ये प्रधानमंत्री आवास योजना को अगर आप देखें तो बेसिकली इसके दो वर्टिकल्स हैं। एक वर्टिकल जो अर्बन एरियाज़ में वर्क करता है जैसा कि अमिताभ जी ने बताया, और एक दूसरा वर्टिकल है जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो गाँव के लिए काम करता है। इस योजना में 25 स्क्वायर मीटर में घर को बनना होता है, और उस 25 स्क्वायर मीटर के अंदर ही किचन भी होता है, रसोई घर जिसको आप कहते हैं, टॉयलेट्स भी होता है, इन तमाम चीज़ों की सुविधा देनी होती है। लेकिन स्कीम का जो कैनवस है, जो इसका प्रसार है, वो काफ़ी बेहतर है। तकरीबन 37 केंद्र शासित और राज्यों में अगर आप देखें तो 785 जिलों में इस स्कीम का प्रसार है। हमारे पास तकरीबन 4000 ऐसे शहर हैं, 65 मिलियन प्लस सिटीज़ हैं, 3000 के आसपास आप देखें हमारे पास क्लास 1 टाउन्स हैं, और 7000 के आसपास हमारे जो टाउन्स हैं, इन जगहों में ये प्रधानमंत्री आवास योजना काम करती है। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि किसी भी आदमी को जीने के लिए, किसी भी हाउस होल्ड को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, 3 बड़ी ही प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आवास। और आवास को अगर आप शहरी क्षेत्रों में देखें तो तकरीबन हम अपने इनकम का 30% से भी कहीं ज़्यादा आवास पर खर्च करते हैं। तो एक बार अगर आवास की गारंटी मिल जाती है लोगों की, तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो काफ़ी बेहतर रूप से आगे बढ़ सकती है। और जो हमारा संकल्प है विकसित भारत का, उसको भी हमें पूरा करने में काफ़ी मदद होगी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अगर आप देखें तो इसमें जो घर बनते हैं उन घरों को बनाने के लिए क्वालिटी को विशेष रूप से उसको तवज्जो इसमें दिया जाता है। एमजी नरेगा के अंतर्गत जो मजदूरी है तकरीबन 90 डेज़ का मैदानी इलाकों में, और 95 दिनों का 95 डेज़ का हिली टेरेन में, ये भी इसमें इसके साथ इंक्लूडेड है। 1,20,000 रुपये की सहायता अमूमन ग्रामीण योजना में, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना में मैदानी क्षेत्रों में, और 1,30,000 के आसपास का अनुदान या वित्तीय सहायता पहाड़ी इलाकों में या दुर्गम इलाकों में इस स्कीम के अंतर्गत दिया जाता है। और इस स्कीम का काफ़ी अच्छा आउटरीच रहा है। सबसे पहले हमारा ये टारगेट था कि 2022 तक हम सभी लोगों को आवास उपलब्ध कराएं। ये टारगेट आगे चलकर 2024-25 भी हुआ, और अभी 2029 तक में भी हम चाह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं उनको आवास मिले। लेकिन इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट है, और वो ये है कि किसी भी आदमी को इसका बेनिफिशियरी होने के लिए ज़रूरी है कि उसका अपना लैंड हो। कई बार हम लोग लैंडलेस, भूमिहीन लोगों को देख पाते हैं जो काफ़ी गरीब हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन लैंड नहीं है, जिसके चलते शायद उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम उस पहलू पर भी ध्यान दें जिसमें बहुत सारे, जैसे कि अगर आप देखें तो बेसिकली 2 कैटेगरीज़ के लैंड हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और उनको इसमें टैप किया जा सकता है। एक जिसको हम लोग भाषा में कहते हैं आम गर्मजरुआ, दूसरा खास गर्मजरुआ। तो जो आम गर्मजरुआ लैंड है जिसको कि
लोगों के कब्जे में है, अगर उनको हम आइडेंटिफाई करें, उनका एक लैंड का पूल तैयार करें, तो शायद लैंडलेस लोग जिनको इस योजना का लाभ मिलने में थोड़ी दिक्कत है, उनको भी ये लाभ मिल पाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना एक अपने आप में बहुत बेहतरीन स्कीम है, लेकिन इस स्कीम में लोगों को इंडक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स हों जिन पैरामीटर्स के बेस पर हम लोगों का एक पूल तैयार करें, एक वेट लिस्ट तैयार करें, ठीक है, जिसको कि अक्सर हम PWL लिस्ट के नाम से जानते हैं। अभी अमिताभ जी से मैं यही जानना चाहती हूँ कि वो कौन लोग हैं जो फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जैसा बताया कि लैंडलेस अगर कोई है, किसी के पास लैंड है, यानी थोड़ा सा क्या कोई कॉम्प्लिकेशन है किसी तरीके से, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी योजना है ये तो है उन्हीं लोगों को एक तरीके से उन तक पहुँचना, उनको मदद करना, और आपने जैसा कहा भी सर कि सिर्फ और सिर्फ छत की बात नहीं है, एक होमली एनवायरनमेंट पूरा देने की भी बात है। तो फिर कौन से लोग हैं जिनको जो कि बेनिफिशरी हो सकते हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, कुछ बिल्कुल आसान करके हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आपको किन किन कागज़ों की या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है कि आप अप्लाई कर सकते हैं पहले तो इसके लिए। देखिए, योजना के जो बेनिफिशियरी हैं, जो टारगेट पॉपुलेशन है, वो इनकम ग्रुप में डिवाइडेड है, जैसे कि EWS हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, प्लस लोअर इनकम ग्रुप हैं। मिडिल इनकम ग्रुप को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, MIG 1 और MIG 2। अब जिन लोगों की 3 लाख रुपए प्रति वर्ष से आय कम है वो EWS में हैं, 3 से 6 लाख के लोग जो हैं वो लोअर इनकम ग्रुप LIG में हैं, MIG 1 में 6 से 12, MIG 1, MIG 2 में 12 से 18 लाख प्रति वर्ष इनकम ग्रुप के लोग हैं। अब इन लोगों को तरह तरह की जो सुविधाएं हैं, जैसे कि मान लीजिए इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम में EWS ग्रुप को हाईएस्ट सब्सिडी है, जैसे कि वो 6.5% सब्सिडी है इंटरेस्ट में। आपका LIG को 4% है, MIG को 3% है, इस तरीके से हैं। अब MIG 1 को जो है वो मैक्सिमम जो 2.35 लाख इंटरेस्ट सब्सिडी मिल सकती है, MIG 2 को 2.3 लाख मिल सकती है। इसी तरीके से ये कैटेगरी है। और जैसा हमारे डॉक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी मतलब कि वो लोन लेंगे, हाँ, उनको लोन मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा, सब्सिडी के आधार पर लोन मिल जाएगा, अगर उनके पास वो अपना इनकम सर्टिफिकेट और ये सब वहाँ पर बैंक में या जहाँ पर भी जमा करना है वो करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर सपोज 10% इंटरेस्ट रेट है, हाँ, तो EWS को 6.5% सब्सिडी उसमें मिल जाएगी, तो इफेक्टिवली जो पेमेंट होगा वो 3.5% उसको करना होगा। उनके लिए जो इंटरेस्ट जो रेट होगी वो 3.5% होगी, बाकी सरकार बियर करेगी PMAY 2 के अंतर्गत। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि लैंडलेस लोग हैं, उनके लिए समस्या है, उनके लिए प्रॉब्लम है, तो PMAY 2 में इसका ध्यान रखा गया है, क्योंकि PMAY 2 में जो शहरी जो योजना है अर्बन, तो अर्बन में जैसे कि ज़मीन की समस्या है, लैंड की समस्या है, बिकॉज लैंड इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट कम्युनिटी इन अर्बन एरियाज़। तो वहाँ पे जैसे ये बात है कि वर्टिकल जाया जाए, जो मतलब हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाए उसके लिए बेनिफिशियरीज़ के लिए। उसके बाद फिर आपका हाई राइज बनाई जाए, ये तो एक चीज़ हो गई। उसके बाद जो गवर्नमेंट की बहुत सारी वेस्ट लैंड पड़ी हुई हैं या जो लैंड इंक्रोचमेंट में है, उनको लेकर और उन पे स्कीम का निर्माण किया जाए, हाउसिंग का निर्माण किया जाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। अब ये इशू है कि हमारे पास रिसोर्सेज की भी कमी है, लेकिन हमें डेवलपमेंट भी चाहिए। अब इस बारे में मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मुख्तसर सी ज़िंदगी के अजीब से अफसाने हैं, मुख्तसर सी ज़िंदगी के अजीब से अफसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। तो हमें ज़मीन पे निर्माण भी चाहिए, ज़मीन कम भी है तो उसका भी ध्यान रखना है, प्लस हाउसिंग का निर्माण भी करना है, हाउसिंग फॉर ऑल जो कि हमारा एक मोटो है और विकसित भारत 2047 का लक्ष्य भी है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। अब जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की बात है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे जो फार्मर्स हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है। हाउसिंग जो हमारे यहाँ माइग्रेंट पॉपुलेशन है जो अर्बन एरियाज़ में जाती है, जो चारों तरफ से आते हैं, उनके लिए इस स्कीम में ध्यान रखा गया है। जो एक कंपोनेंट है जो मैंने शुरू में भी बताया था कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, PMAY 2 में इसका ध्यान रखा गया है अर्बन एरियाज़ में। कि कोविड के समय में यह देखा गया कि बहुत सारे जैसे माइग्रेंट पॉपुलेशन है वो अपने घरों में लौट गए या वो हैं नहीं। बहुत सारे लोगों को वर्क प्लेस के पास रहने के लिए ज़रूरी है कि वो चाहिए, क्योंकि कम्यूटिंग इज़ ए बिग इशू इन अर्बन एरियाज़।
तो इसलिए जैसे हॉस्टल्स का निर्माण हो या अफोर्डेबल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जो रेंटल बेसिस पे हो, कि माइग्रेंट पॉपुलेशन अपने वर्क प्लेस के पास रह पाए और उसको कम्यूट नहीं करना पड़े, तो इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो PMAY 2 काफ़ी इम्प्रूव्ड स्कीम है जिसमें इन सारी समस्याओं का ध्यान रखा गया है और इस तरीके से किया गया है कि शहरों का भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। नहीं तो मुझे राहत इंदौरी जी का एक शेर याद आ रहा है कि यादों का शहर बिल्कुल वीरान है, यादों का शहर बिल्कुल वीरान है, दूर दूर तक न कोई जंगल है न कोई मकान है। तो ये चीज़ न हो, इसका ध्यान रखा गया है कि सस्टेनेबल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन ना हो, आपका क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो। जो IITs हैं, NITs हैं, उनसे कोलैबोरेट करके टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का भी ध्यान इसमें रखा गया है। जो आपका बिल्डिंग मटेरियल सर्टिफिकेशन एजेंसीज़ हैं, उनसे भी कोलैबोरेट करके और किस तरीके से भूकंप रोधी बिल्डिंग्स बनाई जाएं, किस तरीके से जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग्स बनाई जाएं और हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएं, इनका भी ध्यान रखा गया है। इसीलिए इसमें स्कीम में एक स्कीम और भी है, AHP, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, कि उसमें अगर प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया गया है कि प्राइवेट सेक्टर इसमें अपना कैपिटल लगाए, गवर्नमेंट जो है फैसिलिटेट करे और टेक्नोलॉजी दे, इनोवेशन करे और प्राइवेट सेक्टर कैपिटल लगाए, जिससे कि बेनिफिशियरीज़ को दोनों लाभ मिल सकें, अच्छी हाउसिंग भी मिल सके, सारी सुविधाएं भी मिल सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये स्कीम बहुत इम्प्रूव्ड है, वर्जन है पुरानी स्कीमों के कंपैरिजन में। और इसमें निस्संदेह बेनिफिशियरीज़ को काफ़ी लाभ होगा इन सारी स्कीम्स के कंपोनेंट्स की वजह से। बिल्कुल, हमने देखा है गांव देहात में, रूरल एरियाज़ में साकेत बिहारी जी, जिस तरीके से एक बहुत ही बेसिक सा एक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं कि प्रोवाइड करवाया गया था, लेकिन अब इस वर्जन की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी अपने आप में एडवांस नज़र आ रहा है और बहुत बेसिक एंटिटीज़ जो है एटलीस्ट उनका यहाँ पर ध्यान रखा भी जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि इनकम इज़ द ओनली क्राइटेरिया और इसमें अदर क्राइटेरियाज भी क्या शामिल हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कुछ कैटेगरीज़ हैं जिनके लिए कि स्पेशली रूरल एरियाज़ में देखा गया है कि उस तरह के घर मकान बनाने की कोशिश की गई। ऑब्वियसली उनके अपलिफ्टमेंट के लिए वो किया गया, वो भी अच्छा इनिशिएटिव था। लेकिन अभी हम जानते हैं कि इनकम इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट पैरामीटर और अदर पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। तो उन पैरामीटर्स में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, कैसे वो शामिल हो सकते हैं जिनको कि बेनिफिट चाहिए है इस पूरे स्कीम से? नहीं, देखिए, इनकम का क्राइटेरिया तो प्राइमरी है ही, लेकिन अगर आप देखें तो जिन लोगों को इसका बेनिफिशियरी बनाया जाना है उसके लिए ऑलरेडी डेडिकेटेड एक सेक हुआ था 2011 में, जिसको हम लोग कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। और उस सेंसस के आधार पर कुछ पैरामीटर्स हैं जो डेप्रिवेशन के बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं और उसका इंडेक्स निकालते हैं, और जिसके जो सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड होता है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। और साथ ही साथ ये भी बताना उचित है कि अगर इनकम क्राइटेरिया में EWS के लोग हैं और उसमें भी SC हैं, ST हैं या माइनॉरिटी हैं, तो सबसे पहले उनको वरीयता दी जाती है। अगर कोई हाउस होल्ड है जिसमें केवल लेडी उस हाउस होल्ड की ऑनर है तो उसको भी सबसे पहली वरीयता दी जाती है। अमूमन तो हस्बैंड और वाइफ दोनों के ही नाम पर ये एप्लीकेशन दिया जाता है इसमें लाभार्थी बनने के लिए, लेकिन इन केस अगर हस्बैंड नहीं है तो अगर वो विडो है तो उसको पहले इस स्कीम के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन इस स्कीम के लूप में आने के लिए ये ज़रूरी है कि जो सेक हुआ है कास्ट सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 में, तो उसके जो मेजर 5 to 7 जो पैरामीटर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम उसकी इंडेक्सिंग करें और बताएं कि किस किस हाउस होल्ड का क्या क्या उसमें इंडेक्स है, और जिसका उसमें हाईएस्ट नंबर होता है उसको मोस्ट वल्नरेबल माना जाता है, और उस वल्नरेबिलिटी के आधार पर हम उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, उसको हाउसिंग की सुविधा दी जाती है। और मैं आपको मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग जो ग्रामीण एरियाज़ में है उसके आप टारगेट को देखें और अचीवमेंट को देखें तो आप पाएंगे कि तकरीबन हमारा अचीवमेंट 72% से भी ऊपर का है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, जो कहीं ना कहीं हमें दिखाता है कि आज भी रूरल एरियाज़ में, हालांकि ये स्कीम
तो वैसे देखा जाए 1985 से चल रहा है, अगर दूसरे नाम से 2014 में इसको प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम दिया गया और 15 में दोनों अलग हो गए, एक 15 में आया सामने, एक 16 में आया सामने। तो हम देखते हैं कि शुरुआती दिनों से इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के बावजूद भी आज भी इस स्कीम की काफ़ी डिमांड है, जो कहीं ना कहीं ये बताती है कि ये स्कीम फैसिलिटेशन की तरफ उन्मुख हुआ है, ये लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि स्कीम से फ़ायदा है, जब भी इस स्कीम के लिए लोग एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें आधार कार्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके तमाम डिटेल्स को कैरी करता है। उस आधार कार्ड को, आपके मोबाइल नंबर्स को या और भी जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, स्पेशली इनकम सर्टिफिकेट, उसको आप उसमें अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद से आप फैमिली के तमाम लोगों का नाम लिखते हैं और फिर उसको सबमिट करते हैं। ये पोर्टल अगर आप सीधे प्रधानमंत्री आवास योजना वाले पोर्टल से अप्लाई करें तो आपको ये भी एक अकाउंटेबिलिटी के बारे में भी पता रहता है कि हमने अब अप्लाई किया, अब किस लेवल पर ये मूव ऑन किया, अभी ये कहाँ चला गया, आप ट्रैक भी कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बीच में जानना चाहती हूँ आपसे साकेत जी कि जैसे दोनों हस्बैंड वाइफ हैं या मदर फादर हैं और फिर उसके बाद में जो जनरेशन नेक्स्ट है, इफ़ दे ऑल आर अर्निंग उसमें, और क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारा हमारा सेक्टर ऐसा है जो कि ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत सारा ऐसा भी है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, तो उन सब चीज़ों का भी क्या ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि जो व्यूअर्स हैं हमारे, जो देख रहे हैं इस समय हमको, उनको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, इफ़ दे आर अप्लाइंग तो उनका काम हो जाए। मैं इसलिए जानना चाहती हूँ कि उनको और थोड़ा सा बाइफरकेट करके बता पाएँ कि कैसे क्या होना चाहिए। नहीं, इसमें बड़ा सिंपल सी बात है, क्या होना चाहिए पर तो हम बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है जनरली वहाँ का गजटेड ऑफिसर जो होते हैं सर्किल्स के, वो इशू करते हैं इनकम सर्टिफिकेट्स को। और जब भी घर बना रहता है तो उसकी जो इंक्वायरी होती है कंस्ट्रक्शन के डिफरेंट लेवल्स पर, वो असाइनमेंट बीडीओ का होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो जो ये सीओज जो सर्टिफिकेट बनाते हैं, इनकम सर्टिफिकेट जो इशू होता है अंचल स्तर पर या कई बार जरूरत पड़ने पर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, तो उन लोगों को इन चीज़ों को देखनी होती है कि जो इनकम है फ्रॉम ऑल सोर्सेज, एक हाउस होल्ड का हर किसी स्रोत से 1 साल का जो इनकम है वो इनकम यही है। इस चीज़ को उन्हें इंश्योर करना पड़ता है। और इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए हमारे देश में ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश प्रोसीजर है, मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को लोग फॉलो करते हैं। हाँ, अगर ये आपको कहने का मन कर रहा हो कि पता नहीं ये मैकेनिज्म कितना इम्पैक्टफुल है, कितना इफेक्टिव है, ये बात दूसरी है। उसके लिए फिर फिजिकल वेरिफिकेशन जैसे टूल्स अप्लाई किए जा सकते हैं कि आखिर जिस आदमी ने अपना इनकम इतना शो किया, एक्चुअली उसका एक्सपेंडिचर अगर आप देखें कि उसी इनकम के हिसाब से है या पता चला इनकम एक्स है और एक्सपेंडिचर एक्स प्लस डेल्टा, तो इस चीज़ को भी हमें देखने की जरूरत रहती है। लेकिन अमूमन जो इनकम सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं वो तमाम छानबीन के बाद ही इशू होते हैं और उसमें बहुत सारे लोग ग्राउंड लेवल पर इन्वॉल्व रहते हैं। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यही है कि कहीं ना कहीं इनकम सर्टिफिकेट बनवाने वाले को और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं बनाने में, वो लोग कितने डिग्री की उनके पास एक ऑनेस्टी है, ट्रांसपेरेंसी है और बिल्कुल इस बात के वो पक्ष में है कि अगर मेरा इनकम सर्टिफिकेट डिफेक्टिव है तो निश्चित रूप से उन तमाम लोगों को इस हाउसिंग स्कीम में आने में डिस्करेज करता है। कितने लोग इस बात को दिल से महसूस करते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है मेरे हिसाब से। लेकिन अमूमन जो सर्टिफिकेट्स बनते हैं, इनकम सर्टिफिकेट्स, वो तमाम छानबीन के बाद ही बनते हैं और वो उसको हर लेवल पर एक्सेप्टेंस मिलती है। ठीक है, तो ये मैं कहना चाहूँगा। तो वो एप्लीकेबल भी है, लेकिन बस यही है कि जिन लोगों को सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। और क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है तो सर्टिफिकेट आप ठीक से बातचीत करके और जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब का इस्तेमाल करके आप ठीक से सर्टिफिकेट बनवाइए और फिर इसके लिए अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा, क्योंकि वो मान्य है, उसको माना जाएगा जो सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। इतना सब कुछ है अमिताभ जी, लेकिन बावजूद उसके भी चैलेंजेस तो होंगे। हम बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, आपने APH की बात की, ग्रीन और एनर्जी और एक ओवरऑल एक अच्छा सा
घर देने की बात है लोगों को, लेकिन बावजूद उसके भी, क्योंकि एक तो हमारा डाइवर्स नेशन है, फिर भी क्या क्या चैलेंजेस आप बताएंगे कि जो अभी भी इतना सब उसको सिंप्लीफाई करने के बाद, उतना मन से उसको मानने के बाद भी चैलेंजेस हैं जो कि फेस करने पड़ते हैं? देखिए, किसी भी स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस होते हैं। कोई भी योजना जब प्रारंभ की जाती है तो उसमें चैलेंजेस आते हैं, लेकिन चैलेंजेस का ये मतलब नहीं है कि वो इनसरमाउंटेबल हैं। चैलेंजेस को क्रॉस किया जा सकता है। अब अमूमन जैसे अब ये स्कीम है, उसमें जैसे डॉक्टर साकेत बिहारी ने पहले ही बताया था कि लैंड की समस्या है, ज़मीन की समस्या है। तो एक ज़मीन की समस्या है कि लैंडलेस को नहीं मिलना, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक ये समस्या है। प्लस अर्बन क्षेत्रों में अगर वो हाउसिंग बनानी है या हाई राइज बिल्डिंग्स बनानी है तो लैंड एक्विजिशन की समस्या है कि ज़मीन कहाँ से एक्वायर की जाए, क्योंकि अर्बन क्षेत्रों में तो ज़मीन की बहुत स्कार्सिटी है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद अब अफोर्डेबल हाउसिंग में ये बात आती है कि जो सब्सिडी उनको दी जा रही है या जो EWS को 1.5 लाख की सुविधा या स्लम डेवलपमेंट के केस में 1 लाख की सुविधा जो दी जा रही है उनको, तो क्या वह पर्याप्त है? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, चीज़ें काफ़ी महंगी हो रही हैं, तो इस लिहाज से ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या तो है कि उसमें क्या वो उनकी बन जाएगी, घर बन जाएगा या वो कर पाएंगे इस मतलब जो भी ग्रांट मिल रही है उनको इस योजना के अंतर्गत। प्लस उसके बाद समस्या, एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पानी की, चाहे वो अर्बन क्षेत्र हो या रूरल क्षेत्र हो। जल की जो समस्या है, क्योंकि हम लोग को लगता है कि हमारे यहाँ पानी पर्याप्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2/3 ऑफ इंडिया इज़ वाटर डेफिशिएंट। और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी है, डीप वेल्स एंड प्रूडेंस, उस स्टडी के तहत ये पाया गया है, 2021 की स्टडी है, कि जिस तरीके से हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उसके चलते अगले 20 वर्षों में 2/3 ऑफ आवर ग्राउंड एक्वीफर्स विल बी इन क्रिटिकल स्टेज। कहने का मतलब है कि ज़मीन ग्राउंड वाटर में जो एक्वीफर्स हैं, जहाँ से हम पानी निकालते हैं, जो वाटर संचय करते हैं, तो 20 सालों में ऐसे कंडीशन में वो पहुंच जाएंगे 2/3 ऑफ इंडिया में, 2/3 एक्वीफर्स, कि हम पानी नहीं निकाल पाएंगे उनसे। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। कहने को तो 71% वाटर है अर्थ में और 29% लैंड है, लेकिन फ्रेश वाटर कंपोनेंट उसका सिर्फ 3% है, और उस 3% में भी 68% जो है ग्लेशियर्स में, आइस कैप्स में लॉक्ड है। तो हमारे पास फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, और समंदर का पानी तो समंदर भी नहीं पी सकता। इसमें एक बहुत अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है, राहत इंदौरी जी का ही है, कि मैंने अपनी खुश्क आँखों से लहू छलका दिया, मैंने अपनी खुश्क आँखों से लहू छलका दिया, एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। क्योंकि पीने का पानी तो समंदर भी नहीं दे सकता। तो इसलिए ये पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जिसे हमें गंभीर रूप से विचार करना होगा कि किस तरीके से हम अपने वाटर रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन करें, क्योंकि पानी की समस्या हर जगह है। किस तरीके से ऑप्टिमम यूज़ करें, किस तरीके से जो 3R का सिस्टम है कि रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज़, कि हम अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से मैक्सिमाइज़ करें, कि उसका कंजम्पशन रिडक्शन करें, उनको रिसाइकिल करें, फिर उनको रीयूज़ करें, उनको रिफर्बिश भी करें। तो ये सब कंसेप्ट हैं। प्लस टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करें, जैसे कि बहुत सारी इस योजना में टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं, जैसे जियो टैगिंग हो रही है या आपका आधार से इंटीग्रेशन हो गया है। लेकिन किस तरीके से और फर्दर फ्रॉड्स को रोका जा सके, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, बता रहे थे कि मतलब इनकम सर्टिफिकेट के चैलेंजेस हैं या जो भी हैं। इनकम सर्टिफिकेट जो भी बनाते हैं बहुत जिम्मेदार अफसर होते हैं, गस्टेड ऑफिसर्स होते हैं। जैसे तहसील लेवल पे तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट बनाता है, ब्लॉक लेवल पे BDO ऑथराइज्ड है। और प्लस इस स्कीम में मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन का भी कंपोनेंट है कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग है, जो भी बनेगा उसकी जियो टैगिंग की जाएगी और स्थल पर्यवेक्षण किया जाएगा। PMAY ग्रामीण के लिए BDO इसके लिए नामित है, तहसीलदार है अर्बन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें प्लग होल्स को, जो लूप होल्स हैं उनको प्लग करना है, जो कि बीच बीच में गैप्स हैं उनको फिल करना है। इस तरीके से अब इसके लिए इशू क्या है कि हमें नागरिकों को भी जागरूक बनाना होगा और एथिकल प्रैक्टिसेस अपनाने की ज़रूरत है इंटीग्रिटी के साथ, कि जो इसके बेनिफिशियरी हैं वो भी इसका जो एक्चुअल बेनिफिशियरी नहीं है लेकिन अपना फ्रॉड करके उस स्कीम का लाभ ले रहे हैं वो न लें।
ये सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत भी है और अवेयर भी बनाने की ज़रूरत है। इस योजना का प्रचार और प्रसार करने की ज़रूरत है बहुत, क्योंकि ये भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण स्कीमों में से एक है। लेकिन इसका प्रचार थोड़ा सा उतने तरीके से नहीं हो पाया है, तो इसको पूरी तरीके से प्रचार और प्रसार करने की ज़रूरत है कि जो एक्चुअल बेनिफिशियरी हैं उसका लाभ उठाएं और जो बेनिफिशियरी की कैटेगरी में नहीं है उनको वो लाभ न मिले। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसको भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है इसमें। तो अगर इन सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाएगा तो चैलेंजेस को ओवरकम करना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है इस योजना के अंदर। बिल्कुल। दो चीज़ें आपसे मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर साकेत बिहारी जी। एक तो जो लैंडलेस वाला जिक्र हम कर रहे थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास लैंड नहीं होगी और वो बेनिफिशरी तो इसका बनना चाहेंगे, क्योंकि एक तरह से देखें तो उन्हीं के लिए ज़्यादा ये काम की स्कीम भी है, उनको ज़्यादा ज़रूरत भी है। और दूसरा ये भी कि जैसे हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि मान लीजिए कि मेरी कोई शिकायत है तो उसका रिड्रेसल कैसे और कहाँ पर हो। तो इस तरह जो लोग किसी तरह की उनको समस्या आ रही है, मान लीजिए जो अधिकारी हैं जिनको कि उनका EWS का कार्ड बनाना है या इस तरह की कोई समस्या, वो अगर उसको विटनेस कर रहे हैं तो वो कहाँ पर उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं ताकि उनको बेनिफिट मिल पाए? देखिए, इसमें बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि ग्राम पंचायत की जो ग्राम सभा है वो बेसिकली PWL लिस्ट बनाने के लिए एम्पावर्ड है और वो बनाती है। और इसमें कहीं भी किसी तरीके की समस्या आती है तो ग्राम सभा को आपको बताना पड़ेगा, जाके वहाँ पर कंप्लेन करनी पड़ेगी, रिटर्न कंप्लेन देना पड़ेगा। CP ग्राम पर भी आप इसका कंप्लेन दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, जैसा कि अमिताभ साहब बता रहे थे, तो उसमें तो एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि आप देखिए इसमें एक प्रोविज़न है कि सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए। जब भी कोई घर बनता है तो ये देखना ज़रूरी है कि वो घर दिया जाना उस बेनिफिशियरी के लिए कितना इफ़ेक्टिव है। वैसे उसकी ज़रूरत तो उसको है, लेकिन जो घर बना है उस घर बनने से उसको क्या फ़ायदा हुआ है, किस तरीके से घर बना है, घर बनने में कितने MG नरेगा के वेजर्स को काम मिला, ये घर बनने से किस तरीके से उसके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंजेज आए, इसके लिए सोशल ऑडिट का प्रोविज़न है इस स्कीम के अंतर्गत। और सोशल ऑडिट्स के बारे में जनरली ये सुनने को मिलता है कि कई बार किसी स्टेट में, किसी पंचायत में, ग्राम सभा में लोगों को ये आइडिया नहीं है एक्चुअली कि सोशल ऑडिट कैसे किया जाए। तो इसमें ज़रूरी इस बात की है कि उनको ट्रेन किया जाए कि ये तरीका है जिस पर आप सोशल ऑडिटिंग कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ ये कितना इफ़ेक्टिव रहा। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप PWL बनाते हैं, परमानेंट वेटिंग लिस्ट बनाते हैं, जिसके आधार पर जिसके पास सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में नंबर है उसको पहले आप हाउसिंग की सुविधा देते हैं। अगर उनको आप एक नज़र देखें तो उसमें प्रोविज़न है कि किसी न किसी सामुदायिक बिल्डिंग पर उस लिस्ट को साटना होता है, जिससे कि सारे लोग जान सकें कि किसका कहाँ पर पोजीशन है और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। लेकिन अक्सर सुनने में आता है कि बारिश हो गया या तूफान आ गया या कुछ ऐसा हो गया जिसके चलते दीवार पर से लिस्ट हट गया, तो उस पर भी हमें एक बार फिर से ध्यान देना पड़ेगा। और इस पर ध्यान अब दिया जाने लगा है बहुत ही जोर शोर से, और अब देखा जाने लग गया है कि हाँ परमानेंट PWL जो लिस्ट है वो वहीं के वहीं सटा मिल रहा है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेक लिस्ट के आधार पर जो लिस्ट प्रिपेयर होता है वो बिल्कुल लेटर और स्पिरिट में बिल्कुल उस पूरे प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो करे, ये बड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि श्री अमिताभ जी बता रहे थे कि जो उसके रूफ्स हैं, जो छत हैं, अब जैसे बिजली की सुविधा उनको देनी है या किचन में उनको गैस की सुविधा देनी है उज्ज्वला के अंतर्गत, या लैट्रिन की सुविधा देनी है उनको SBM के अंतर्गत, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। तो अभी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस बदल रहे हैं और जैसा कि अमिताभ जी ने बताया कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल की जो ये जो अप्रोच है, इसके लिए ज़रूरी है कि जो रूफ है, रूफ टॉप पे हम सोलर पैनल्स का इंतज़ाम करें, सो दैट कि जो एनर्जी हो वो बिल्कुल एक तरीके से रिन्यूएबल फॉर्म में चलती रहे और उससे काफ़ी कुछ फ़ायदा हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट इसमें प्रॉब्लम देखने को आती है वो ये है कि स्लो पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो PMAY के हाउसेज हैं उनका जो कंस्ट्रक्शन का जो स्पीड है वो थोड़ा सा स्लो है, तो हमें उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। BDOs इसमें काफ़ी इनिशिएटिव ले सकते हैं और अपने विजिट को बिल्कुल कंपलसरी कर सकते हैं ये देखने के लिए कि जहाँ भी PMAY के अंतर्गत हाउसिंग बन रही है वो किस क्वालिटी की बन रही है और कितनी
स्पीड के साथ बन रही है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जितना जल्दी आप हाउसिंग दे पाएंगे लोगों के सर पर, उतना ही जल्दी रूफ मिलेगा और उतना ज़्यादा अपने को वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे। एक और समस्या देखने में आती है, वो है मटेरियल के क्वालिटी की। जो मटेरियल उसमें यूज होते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि उतना स्टैंडर्ड मटेरियल नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस मुद्दे को हम सोशल ऑडिट में लाएं और बताएं कि यहाँ पर इस तरह की बातें हैं, तो उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो देखिए हर स्कीम्स में कुछ ना कुछ एक्सटर्नलिटी होती है, कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। तो जो कुछ भी नया चलेगा उसमें समस्याएं आएंगी, लेकिन जिस ढंग से इस स्कीम ने टेक ऑफ किया है, जिस ढंग से इस स्कीम की डिमांड बढ़ी है और जिस ढंग से हमें इसका जो सनसेट ड्यूरेशन है वो बढ़ाना पड़ा है, वो दिखा रहा है कि इस स्कीम की डिमांड वाकई पब्लिक में बहुत ज़बरदस्त है। पब्लिक इस स्कीम को काफ़ी अप्रिसिएट करती है और वाकई एक आदमी को अगर घर मिल गया, वो कहते हैं ना कि रहने को घर नहीं और सोने को बिस्तर नहीं, तो एक बार अगर किसी को घर मिल गया तो निश्चित रूप से उसका जो सेल्फ होगा वो काफ़ी अपने को प्रोटेक्टेड फील करेगा, काफ़ी कॉन्शियस करेगा और वो बड़े आसानी से, बड़े ही एम्पैथी, सिंपैथी और इंट्यूशन के साथ इस पूरे विकसित भारत की यात्रा में अपनी एक महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और घर का तो ड्रीम है वो, आप भले ही हमने इसको कैटेगराइज किया है और प्रधानमंत्री आवास योजना की आज हम बात कर रहे हैं, किसी भी क्लास, अक्रॉस एवरी क्लास, बिकॉज क्लास हम जानते हैं कि एग्जिस्ट करती है, तो सबके लिए वो बड़ी चीज़ होती है कि अपना घर होना चाहिए। और प्रधानमंत्री आवास के तहत जिनको मिल रहा है ऑब्वियसली उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अमिताभ जी, जो एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं, डिफरेंट स्टेट के चैलेंजेस अलग हो सकते हैं, वो भले ही लैंड का इशू हो या एग्जीक्यूशन को लेकर किसी और तरह का इशू हो, तो ये डायरेक्शंस कहाँ से मिलती हैं और स्टेट्स का जो इसमें स्टेक है या उनकी तरफ से जो इस तरह से इनिशिएट किया जाना चाहिए वो एकदम हम कहें कि बिल्कुल दूर है, रेड टेपिज्म या किसी भी तरह का कोई उसमें परेशानी नहीं है? नहीं मीनाक्षी जी, ऐसा है ना कि ये PMAY स्कीम जो है वो डिमांड ड्रिवन स्कीम है। डिमांड ड्रिवन स्कीम है कि कितनी डिमांड है, किस तरीके से है, उसी हिसाब से आवंटन होगा, ये होगा। देखिए इस सरकार का अप्रोच एकदम डिफरेंट है। जैसे पहले था ट्रिकल डाउन अप्रोच था। ट्रिकल डाउन अप्रोच की मतलब ठीक है, अगर 100 की डिमांड है, कहीं 100 हैंडपम्प की डिमांड है या 100 घर की डिमांड है तो 10 ही अवेलेबल थे। लेकिन अभी जो हमारी सरकार है, प्रेजेंट सरकार का बिल्कुल है कि वाटरफॉल अप्रोच होना चाहिए, सैचुरेशन अप्रोच होना चाहिए कि अगर ठीक है, अगर 900 की डिमांड है तो 1000 दो। तो इस तरीके से कि करप्शन भी नहीं उसमें हो, क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध होंगी तो करप्शन का स्कोप कम हो जाएगा, लोगों को उतनी सुविधाएं भी मिलेंगी। तो इस तरीके से ये सैचुरेशन स्कीम है, डिमांड ड्रिवन स्कीम है और इसका आइडेंटिफिकेशन जो है स्टेट लेवल एजेंसीज़ ही करती हैं। स्टेट लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज़ हैं ग्राउंड लेवल पे वही उसका आइडेंटिफिकेशन करती हैं। भारत सरकार फंड अलॉट जो करती है वो 60-40 के रेशियो में है। नॉर्मल जो स्टेट्स हैं तो 60% सेंट्रल असिस्टेंस होता है और 40% स्टेट गवर्नमेंट्स देती हैं। जो पहाड़ी इलाके हैं या यूटीज़ हैं उसमें 90-10 का है कि 90% भारत सरकार देती है और 10% पहाड़ी इलाकों की, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया या और यूटीज़ हैं उनका है कि वो 10% देती हैं। तो इस तरीके से वो आइडेंटिफाई करके दिया जाता है। तो इस तरीके से सेंटर और स्टेट में तारतम्य भी बना रहता है। और जो बॉटम अप अप्रोच है कि नीचे से ही इसका आइडेंटिफिकेशन होता है बेनिफिशियरीज़ का और कि कितने चाहिए वो नीचे से ही होता है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। ये सारी चीज़ें नीचे से ही ये होती हैं और नीचे से ही अलॉटमेंट होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये BDO का काम है, ब्लॉक का काम है कि आइडेंटिफाई करे और बेनिफिशियरीज़ को घर अलॉट करे। अर्बन क्षेत्रों में जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, ये उनके हाथ में है कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करके और ये किया जाए। तो इसलिए एक तरीके से आप कह सकती हैं, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, कम्युनिटी जो ग्राम सभा करती है अगर ग्रीवांस रिड्रेसल है या कुछ भी है, तो एक तरीके से ये कम्युनिटी ड्रिवन है। और कम्युनिटी ड्रिवन है तो इसमें सिटीजन्स पार्टिसिपेशन भी है, जन भागीदारी भी है। अब जन भागीदारी है तो जनता इसको ओन भी करती है कि हाँ ये स्कीम उनकी अपनी है। अगर स्कीम अपनी है तो इसमें
जनता का पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होगा, जन भागीदारी भी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से ये इस स्कीम का, ऐसी स्कीम्स को हमें और बढ़ावा देना चाहिए जो कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जिसमें हो, जो उसमें पीपल ड्रिवन अप्रोच हो। तो इस तरीके से ये स्कीम का विभाजन होता है। बिल्कुल। तो क्योंकि हम अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ सक्सेस स्टोरीज मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर साकेत बिहारी जी, इफ़ यू कैन टेल अस, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है एक अलग तरीके का। जो हमारे व्यूअर्स हमें अभी देख रहे हैं उनको भी एक तरीके का जो उनका घर का सपना है उनको सच होता नज़र आएगा। नहीं, सक्सेस स्टोरी में आप देखिए बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया। उदाहरण के लिए राजस्थान का नाम मैं लेना चाहूँगा, बिहार का नाम लेना चाहूँगा, और भी तमाम स्टेट्स हैं जहाँ पर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो एक मैंने सक्सेस स्टोरी में ये देखा कि एक कोई 64 इयर्स की लेडी थी, 64 साल की महिला, और वो उसके पास घर नहीं था। घर नहीं होने से उसको अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, कुछ बना रही थी घर में जीवन यापन करने के लिए, जो कुटीर उद्योग होते हैं इसमें नाना प्रकार के सब्जी से रिलेटेड चीज़ों को बनाई जाती हैं, तो ऐसा कुछ वो बना रही थी, लेकिन उसको वो प्रिजर्व नहीं कर पा रही थी। उसके पास एक रूफ नहीं था जिसके चलते उसको वो हाँ ठीक से रख सके। लेकिन जब उसको PMAYG के अंतर्गत घर मिला तो ये पाया गया कि न केवल उसके बनाए हुए चीज़ सुरक्षित रहे, बल्कि वो और ज़्यादा उस चीज़ को बनाने लग गई। मतलब कम इनपुट में उसने ज़्यादा आउटपुट लिया, वो मार्केट जा सकी, और वहाँ पर जाकर के उसने अपने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को, मार्केट से मिलने वाली राहत से उसने अपने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में काफ़ी कुछ चेंजेस लाया। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसकी एक बेटी थी जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल थी, जहाँ तक मुझे याद आता है। तो वो जो पहले घर के कामों में लगी रहती थी, अब उसको उसने घर पर ही इनफॉर्मली पढ़ना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट हैं। घर आपको एक तरह से सिर्फ सेंस ऑफ सिक्योरिटी ही नहीं देता है। लेकिन मैं इसमें मैं 2 लाइन और जोड़कर अपनी बात पूरी करना चाहूँगा। टाइम नहीं, लेकिन चूंकि ये एक स्कीम, जैसा कि अमिताभ जी ने बताया कि एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है, बिल्कुल ही डिमांड ड्रिवन है, और इसमें सिटीजन का पार्टिसिपेशन भी है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि इस स्कीम की कॉन्करेंट इवैल्यूएशन हो, थर्ड पार्टी असेसमेंट हो, जहां से हमें इसके बोटलनेक्स, जो कमियां हैं, हर चीज में कमी, कोई भी चीज होता है तो कमी होती है, जितना हम हाँ जी हाँ, तो हम उन कमियों पर वर्क करें और अपने स्कीम को पहले से ज़्यादा बेहतर कर सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साकेत बिहारी जी, बहुत शुक्रिया अमिताभ रंजन जी आपका भी स्टूडियो में आने के लिए। तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी हमारे उन व्यूवर्स को जो कि PM आवास योजना के तहत घर चाहते हैं, और हमारी तरफ से जानकारी उनको मुहैया करवाई गई है। आई एम श्योर जितनी जानकारी आपको मिली है हमारे व्यूवर्स के लिए ईजी होगा अगर वो इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं। तो बहुत शुक्रिया दोनों ही मेहमानों का, और अभी के लिए इतना ही। आई एम श्योर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आप अपनी सजेशंस हम तक भेज सकते हैं, उसके लिए ddurduspecials@gmail.com हमारा ईमेल का पता है। पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, आदाब।